अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहा स्विस एकेडमी। आज सेकेंड ईयर फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ की बारी है और इंशाअल्लाह अब जो है वो कंप्लीट हो गई है तकरीबन हमारी तैयारी। और आज की जो वीडियो है ये जो है वो लास्ट वीडियो होगी एमसीक्यूज़ के सोल्यूशन के अंदर। और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मैक कॉलेज 8 के कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन 2021 के सेक्शन ए यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। तो कुछ और भी पेपर्स मेरे पास पड़े हुए थे, लेकिन क्योंकि मिलते जुलते एमसीक्यूज़ हैं तो उनको डिस्कस करने से बेहतर ये मैंने समझा कि क्यों ना हम लोग मैक कॉलेज 8 का पेपर सॉल्व करें। इसमें डिफरेंट एमसीक्यूज़ हैं, तो जितने डिफरेंट एमसीक्यूज़ होंगे उतना जो है वो हमारे पास डेटा इकट्ठा होता चला जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, रियल गैसेज डू नॉट स्ट्रिक्टली ओबे गैस लॉज। अब याद रखो, रियल जो गैसेज होती हैं उनके मॉलिक्यूल्स ओबे करते हैं गैस लॉज को, यानी कम्प्लीटली ओबे करते हैं गैस लॉज को एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ओबे करते हैं एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो अब कब ओबे नहीं करेंगे तो इसका अपोजिट करो। तो ये जो सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ये वो कंडीशन है जब रियल गैस के मॉलिक्यूल्स स्ट्रिक्टली ओबे नहीं करते गैस लॉज को। और अगर सवाल आए कि कब ओबे करते हैं तो याद रखो ओबे करते हैं एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन इज़ 20%, एफिशिएंसी कार्नो इंजन की 20% है। डिफरेंस बिटवीन इट्स टू सोर्सेज इज़ 80 केल्विन। जो दोनों हैं सोर्सेज और सिंक, उनके दरमियान का डिफरेंस जो है वो 80 है। तो टेम्परेचर ऑफ हीट सोर्स कितना होगा, यानी कि T1 बेसिकली हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एफिशिएंसी का फार्मूला होता है 1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1 मल्टीप्लाई बाय 100। अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा T1 और ऊपर आ जाएगा T1 माइनस T2 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 100। ठीक है, तो ऊपर हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा T डिवाइड बाई T1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो कितना डिफरेंस गिवन है ये देख लो। डिफरेंस हमें गिवन है कितना, एफिशिएंसी 20% है और एफिशिएंसी जो है वो 80, जो गिवन है हमें डिफरेंस वो है 80 केल्विन, 20 और 80। ठीक है ना, तो ये गिवन है हमें 20 और यहाँ पर डिफरेंस जो है वो 80 का था। डिवाइड बाय T1 हमें मालूम करना है, मल्टीप्लाई बाय 100। रीअरेंज करेंगे तो T1 बराबर आ जाएगा 80 यानी कि 8000 हो जाएगा ये, और डिवाइड बाय 20 कराएंगे तो 0 से एक ज़ीरो कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 और ये कैंसिल हो के आंसर आ जाएगा 400 केल्विन। तो T1 का टेम्परेचर जो है वो बराबर होगा 400 केल्विन के। ठीक है, ये आ गया सेकेंड हमारा 400 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू सेम चार्ज प्लेट्स हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज। अब याद रखो सेम चार्ज प्लेट्स हैं, ठीक है ना। अगर ऑपोजिट होती तो आंसर आता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन क्योंकि सेम है तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और आंसर आएगा 0 के बराबर, जो कि सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4, एक सेल है जिसका EMF E है, उसको कनेक्ट किया गया है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से, लोड जो है वो R है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल इज़ V जो है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी होगी सेल की। तो एक सिंपल सा फार्मूला है, उसी को यूज़ करते हैं। EMF बराबर होता है V प्लस IR के, ठीक है ना। और अगर रीअरेंज करें तो ये आ जाएगा E माइनस वी इज़ इक्वल टू IR, और अगर R का फार्मूला निकालें तो ये आ जाएगा E माइनस वी डिवाइडेड बाय I। ठीक है जी, तो देख लेते हैं E माइनस वी। अच्छा, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। रीअरेंज इस वजह से करना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने जो है वो IR को ओपन किया हुआ है, तो हम भी उसको जो है वो ओपन करके लिख दें, ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास I की वैल्यू आ रही है, हमें पता है I जो है वो बराबर होता है V ओवर R के। तो अगर V ओवर R की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा R इज़ इक्वल टू E माइनस वी डिवाइड बाय V ओवर R। रीअरेंज करेंगे तो E माइनस वी ओवर V और मल्टीप्लाई में आ जाएगा R। अब इस आंसर को आपने देखना है, E माइनस वी ओवर V इंटू आर। दिस वन, सेकेंड वाला ऑप्शन सही है, E माइनस वी डिवाइड बाई V इंटू आर। ठीक है ना। अगर क्लियर नज़र नहीं आ रहा तो अलग से डाउनलोड करके उसको खोल लो स्क्रीन के ऊपर या चेक कर लो किसी भी तरीके से, अगर नज़र नहीं आ रहा क्लियर तो। वैसे तो फिलहाल मैं देख पा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आप लोग भी देख पाओगे। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड। याद रखो रेजिस्टेंस होता है फ्लो होने में दुश्वारी, तो इसका अपोजिट होगा फ्लो होने में आसानी, जिसे हम कहते हैं कंडक्टेंस। ठीक है ना। दिस वन, थर्ड वन, रेसिप्रोकल जो है रेजिस्टेंस का, यानी उसका अपोजिट जो होता है वो होता है बराबर कंडक्टेंस के।
फॉर अ मोनोएटॉमिक गैस अगर Cp और Cv रिप्रेजेंट करते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम रिस्पेक्टिवली, Cp और Cv होता है। तो याद रखिए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, Cp इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन Cv, Cp is always greater than Cv, either it is a monoatomic gas or diatomic gas, Cp is equal to Cp is greater than Cv, this one, third one. Question number 7, P delta V shows, P delta V शो करता है वर्क डन को, P delta V वर्क डन को शो करता है, ठीक है जी। और ये बेसिकली फॉर्मूला ड्राइव करते हैं वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स, तो उसका आंसर ये आता है वर्क डन बराबर होता है P delta V के, सो इट इज़ इक्वल टू वर्क डन। Question number 8, curved magnetic poles with fixed soft iron cylinder in moving coil galvanometer makes the field radial। सिर्फ ये जो कर्व पोल्स होते हैं मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर के मैग्नेट के अंदर जो हम रखते हैं यू शेप मैग्नेट के अंदर, इस वजह से ताकि जो फील्ड हो वो रेडियल हो जाए, ताकि फील्ड लाइन ज़ाया ना हो बल्कि सारी की सारी जो है वो सिलेंडर की तरफ आ जाए। सो दैट्स वाई राइट आंसर होगा रेडियल। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वर्क करता है अंडर द कंडीशन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफ़र होता है जिसका प्राइमरी ईएमएफ ज़्यादा होता है और सेकेंडरी ईएमएफ कम होता है, प्राइमरी ज़्यादा सेकेंडरी कम। तो इसी तरीके से प्राइमरी ज़्यादा सेकेंडरी कम नंबर ऑफ टर्न्स में भी होता है, प्राइमरी ज़्यादा सेकेंडरी कम, ठीक है। ये आ गया NS इज़ लेस देन NP, प्राइमरी ज़्यादा सेकेंडरी कम, दिस इज़ द कंडीशन। और उन्होंने थोड़ा सा आगे पीछे करके लिख दिया, एक ही बात है, ये भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल और लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, तो NS इज़ लेस देन NP, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10, द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट एंड द एमिटर करंट इन अ ट्रांजिस्टर, उसे कहते हैं करंट गेन, ठीक है ना। जो रेशियो होता है कलेक्टर करंट का एमिटर करंट के साथ जब रेशियो लेते हैं IC डिवाइड बाई IE, तो उसे करंट गेन कहा जाता है और जाहिर किया जाता है अल्फा से। क्वेश्चन नंबर 11, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज डायरेक्शन इज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दरअसल एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड्स फोर्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड्स फोल्ड परपेंडिकुलर एट अ सर्टेन एंगल। करेक्ट आंसर है पहला वाला कि जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डायरेक्शन होती है। अगर हम फॉर्मूले को देखें तो फॉर्मूले में सिंपल लिखा हुआ होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो जाहिर सी बात है जो डायरेक्शन हमारे पास फोर्स की होगी वही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की भी होगी। क्वेश्चन नंबर 12, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया विल बी ज़ीरो इफ़ द सरफेस इज हेल्ड डैश टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। सरफेस की बात हो रही है, उसके एरिया की बात नहीं हो रही है, इस बात को जहन में रखना है, सरफेस की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। वो पता है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, और चलो हो भी सकते हैं स्टूडेंट्स, ये जाहिर सी बात है। वैसे जो फार्मूला है ना वो है E इंटू डेल्टा ए, और फार्मूला बनता है E डेल्टा ए कॉस थीटा, ठीक है ना। तो हम ये कहते हैं कि जब एंगल ज़ीरो बनेगा तो फ्लक्स ज़ीरो होगा, लेकिन ये जो एंगल बनेगा ये एरिया और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के दरमियान में। देखो अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे हैं और फील्ड हम उसके सामने ऐसे करके रख दें, ठीक है, तो एरिया वेक्टर भी ऐसे ही होगा। जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी कॉस ज़ीरो बराबर होता है 1 के, आंसर आएगा मैक्सिमम। और मिनिमम कब आएगा, मिनिमम आएगा जब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे ही हों और जो है ना वो सरफेस ऐसे करके रखी हुई हो, यानी कि एरिया ऊपर की तरफ जा रहा हो। अभी अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया का एंगल देखें ना तो 90 डिग्री बनेगा, तो cos 90 ज़ीरो होता है, लेकिन यहाँ पर हमें एरिया नहीं कह रहे हैं, हमें सरफेस की बात कर रहे हैं। तो इनमें से कब, जब हमने उसको सीधा सीधा रख दिया या उसको परपेंडिकुलर रखा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के, तब मैक्सिमम हो रहा है। तो अब सवाल क्या था, सवाल ये था कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया विल बी ज़ीरो। ज़ीरो कब हो रहा है, जब हम रख रहे हैं उसको पैरेलल, जब हम उसको रख रहे हैं इसके पैरेलल, ये वाली जो कंडीशन है सेकंड वाली, जब हमने उसको पैरेलल रखा है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के, तब जाके जो है वो आंसर आएगा ज़ीरो। तो एरिया मत देखना, सरफेस को देखना, सरफेस फिलहाल पैरेलल है, दैट्स वाई राइट आंसर हो जाएगा पैरेलल। एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी 0.6 c, तो इसका रिलेटिविस्टिक मास कितना होगा, रिलेटिविस्टिक मास मालूम करना है, जबकि जो है वो वेलोसिटी 0.6 c के बराबर है। तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी सिंप्लीफाई करते हैं। रिलेटिविस्टिक मास m इज़ इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर होता है। अब कंडीशन क्या है, v बराबर है 0.6 c के, तो m बराबर आ जाएगा एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस 0.6 c का स्क्वायर, और अपॉन में तो लिखा हुआ होता है c स्क्वायर, ठीक है जी। c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, m इज़ इक्वल टू एम नॉट ओवर 1 माइनस 0.6 का स्क्वायर हो जाएगा 0.36, ठीक है नहीं, 1 माइनस 0.36 कर देंगे, ठीक है ना। ये स्क्वायर करना भूलना नहीं है आप लोगों ने। 1 माइनस 0.36 ये बराबर आ जाएगा 0.64 के। m इज़ इक्वल टू एम नॉट
0.64 का रूट अगर लिया जाए तो आ जाएगा m नॉट 0.8, ठीक है ना, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ठीक है, आंसर मैच कर लेते हैं। m नॉट डिवाइड बाई 0.8, m नॉट डिवाइड बाई 0.8। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने कैसे दिया हुआ है, यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है इस तरीके से पॉइंट की फॉर्म में, तो हम सिर्फ क्या कर लेंगे, हम करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 0.8, 1 डिवाइड बाय 0.8 बराबर होता है 1.25 के, ठीक है ना। तो यही जो लिखा हुआ था यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं 1.25 m नॉट के बराबर। 1 डिवाइड बाय 0.8 करोगे, 1 डिवाइड बाय 0.8 तो इतना ही आ जाएगा 1.25। Question number 14, a GM tube secondary ionization produced by radioactive particle, positive ion, negative ion and the battery। देखो, सबसे पहले तो आयनाइजेशन प्रोड्यूस होती है रेडियो एक्टिव पार्टिकल की वजह से, लेकिन फिर क्या होता है कि वहाँ पे जो बैटरी लगी हुई होती है वो वहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, उस सेकेंडरी आयनाइजेशन को प्रोड्यूस करती है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इमिट पॉजिटिव बीटा पार्टिकल, तो उसका मास में क्या चेंज आता है ये हमें बताना है। रिड्यूसेस बाय 2 यूनिट, रिड्यूसेस बाय 1 यूनिट, रिड्यूसेस बाय 4 यूनिट, रिमेन सेम। याद रखिए, मास में चेंज आता है सिर्फ और सिर्फ अल्फा डी की वजह से। बीटा चाहे पॉजिटिव इमिट हो, नेगेटिव इमिट हो, गैमा जितना भी इमिट हो जाए, उससे मास पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स मास, तो हमें आंसर देना होगा रिमेन सेम। क्वेश्चन नंबर 16, द ऑपरेटर्स यूज टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ 2 सेल इज नोन एज पोटेंशियोमीटर। ये एक प्रैक्टिकल भी आप लोग का पोटेंशियोमीटर का 2 सेल के अगर ईएमएफ को कंपेयर करना है तो विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर किया जाता है। व्हेन द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो उनकी जो नेट कैपेसिटेंस होती है वो कम हो जाती है या बढ़ जाती है या सेम रहती है या ज़ीरो हो जाती है। तो सीधी सी बात है, सीरीज़ में लगाते हैं तो 1/c बराबर होता है 1/c1, रेसिप्रोकल है, इसका मतलब वो हमेशा क्या हो जाएगी, हमेशा होगी डिक्रीज़ कैपेसिटेंस, और अगर रेजिस्टेंस होता तो इंक्रीज़ होती। द कैपेसिटर बिहेव्स एज एन इंसुलेटर, कैपेसिटर बिहेव करता है इंसुलेटर के तौर पे, यानी कि वो करंट को पास नहीं कराता। व्हेन इट इज़ यूज्ड इन, जब उसको यूज़ किया जाता है इन केस ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। याद रखो, अगर ऑल्टरनेटिंग करंट जो है कैपेसिटर से गुजारा जाता है, कैपेसिटर उसको पास नहीं होने देता। कैपेसिटर्स वर्क्स ओनली इन डायरेक्ट करंट। और याद रखो, ये जो कैपेसिटर्स हैं ये काम करते हैं डायरेक्ट करंट में, और ट्रांसफार्मर ओनली वर्क्स ऑन द ऑल्टरनेटिंग करंट। तो चेंज हो सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक स्ट्रेट कंडक्टर है, क्वेश्चन नंबर 19, लेंथ 1 मीटर है, करंट 2 एम्पेयर है, प्लेस्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 20 टेस्ला, फील्स अ मैग्नेटिक फोर्स ऑफ 0। पैरेलल रखा हुआ है, कंडक्टर में जो फार्मूला इस्तेमाल होता है, क्वेश्चन नंबर 19, फोर्स का फार्मूला वो होता है BIL साइन थीटा। अब ये कह रहे हैं क्योंकि पैरेलल है तो पैरेलल का मतलब थीटा हो जाएगा 0 के बराबर, और हमें मालूम है साइन 0 बराबर होता है 0 के, इस वजह से सारी की सारी फोर्स भी बराबर हो जाएगी 0 के, ठीक है ना। तो 19 का आंसर आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 20, द फ्लक्स थ्रू द लूप विल बी डिक्रीज इफ द मैग्नेट इज मूव्ड। जो फ्लक्स है वो कम हो जाएगा किसी भी लूप से पास होने वाला, अगर हम मैग्नेट को उससे दूर लेकर जाएं, अवे लेकर जाएं। जाहिर सी बात है, अगर मैग्नेट को दूर लेकर जाएंगे लूप से तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो उससे पास हो रही होंगी वो यकीनन कम हो जाएंगी। ऐसा कुछ मामला है कि ये अगर मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ पोल है, ठीक है ना, और यहाँ पर उसके सामने कोई लूप रखा हुआ है, ठीक है, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस तरीके से इसमें से निकल रही होती हैं, लेकिन जब हम दूर लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कम हो जाएंगी, यानी कि फ्लक्स भी कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, शंट रेजिस्टेंस जो कि RS होती है एम मीटर की, इज गिवन बाय, ठीक है ना। शंट रेजिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, वो एक फार्मूला आपको याद रखना है, I माइनस IG, ठीक है ना, I माइनस IG अपॉन में होता है, और ऊपर कहाँ चला गया, ढूंढ लो कहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। हमें चाहिए शंट रेजिस्टेंस का फार्मूला, IG इंटू RG डिवाइडेड बाय, यहाँ पे लिख के दिखा दें अलग से 21, क्योंकि वो छोटा छोटा लिखा है ना, तो मैंने अलग से लिख के दिखा दूँ। शंट रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है I माइनस IG, सॉरी, फार्मूला होता है IG इंटू RG और डिवाइड बाय I माइनस IG होता है, ठीक है। तो ये चौथा वाला जो ऑप्शन था यही सही था, IG RG I माइनस IG, दिस वन, फोर्थ वन। क्वेश्चन नंबर 22, प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑडियो फ्रीक्वेंसी एंड द रेडियो फ्रीक्वेंसी, इसको कहते हैं मॉड्यूलेशन। अगर हम अपने ऑडियो को किसी रेडियो वेव के साथ कंबाइन करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव के साथ, तो उसे मॉड्यूलेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज लॉ दरअसल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की ही एक शक्ल है, क्योंकि जब हम
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते। तो हाउ कैन वी प्रोड्यूस द ईएमएफ इन अ कॉइल, हम एक ईएमएफ के एक कॉइल के अंदर ईएमएफ कैसे बना सकते हैं। तो यकीनन उसको जो है वो मुखालफत करनी चाहिए, कुछ अगेंस्ट वर्क डन होना चाहिए, इस वजह से वो असल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एक शक्ल है। 24 एक बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है बीजेटी। तो एमिटर बेस्ड जंक्शन हमेशा हमेशा रखा जाता है फॉरवर्ड बाइस्ड, ठीक है, चाहे एनपीएन हो चाहे पीएनपी हो, एमिटर बेस्ड जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बाइज रखा जाता है। 25 इन एमिटर शंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज डैश देन द गैल्वानोमीटर रेजिस्टेंस, कम होना चाहिए। शंट रेजिस्टेंस जितना कम होगी उतना करंट वहाँ से गुजर जाएगा और नतीजे में हमारे गैल्वानोमीटर की रेंज बढ़ जाएगी। तो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे लेस। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, मैग्नेटिक फील्ड का नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट चाहिए। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का होता है, एम्पियर करंट का होता है, वोल्ट आपको पता है वोल्टेज का होता है, वाहिद बचा वेबर, और वही है ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। 27 इफ़ अ मटेरियल ऑब्जेक्ट मूव्स विद द स्पीड ऑफ लाइट इट्स मास बिकम्स, अगर स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करता है कोई भी ऑब्जेक्ट तो उसका मास हो जाएगा इनफाइनाइट, उसका मास इनफाइनाइट हो जाएगा अगर स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करेगा। क्यों, वेरीफाई करें। मास वेरिएशन का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया, m इज इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। कंडीशन क्या गिवन है, v बराबर है c के, तो अगर v की जगह पे c पुट करेंगे तो m इज इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, क्या आंसर आया, 1 ही आएगा। 1 माइनस 1 ज़ीरो, ज़ीरो का रूट ज़ीरो, किसी भी चीज़ को ज़ीरो से डिवाइड कराएं आंसर आएगा इन्फिनिटी, मास इनफाइनाइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, उसे कहते हैं एनर्जी का नाम है सिर्फ, उसको कहते हैं वर्क फंक्शन। कंफ्यूज नहीं होना, वो फ्रीक्वेंसी जो कि रिक्वायर्ड होती है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, बट एनर्जी का नाम थ्रेशोल्ड नहीं है, वो कहलाता है वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल सरफेस। 29 इन पॉपुलेशन इन्वर्जन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्साइटेड स्टेट इज डैश टू द ग्राउंड स्टेट। ठीक है, आमतौर पे जो नॉर्मल पॉपुलेशन है वो ये है कि लो स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं और हाई में कम होते हैं। जैसे कि नॉर्मल पॉपुलेशन होती है, गरीब ज़्यादा अमीर कम, बिल्कुल इसी तरह से एटम की भी नॉर्मल पॉपुलेशन है, कम एनर्जी वाले ज़्यादा होते हैं और ज़्यादा एनर्जी वाले कम होते हैं। पॉपुलेशन इन्वर्जन में इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना, कम एनर्जी वाले कम होंगे और ज़्यादा एनर्जी वाले ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या बनेगा, एक्साइटेड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से ज़्यादा हो जाएंगे, ग्रेटर। अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन, जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, और अगर यही नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स होता तो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट आता, बट दिस टाइम थर्ड वन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। द सीरीज ऑफ लाइंस इन द अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आर कॉल्ड, जो अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर आता है वो पहला ही रीजन होता है लेमैन सीरीज, लेमैन सीरीज दिस वन फोर्थ वन। ठीक है, अगर बेलमर सीरीज़ की बात करें तो वो आता है विजिबल रीजन में, और ब्रैकेट पी फंड ये सब पैशन वगैरह ये सब आते हैं इंफ्रारेड रीजन में। व्हेन अ न्यूक्लियस एमिट एन अल्फा पार्टिकल, तो उसका एटॉमिक मास में 4 की कमी आ जाती है। नंबर 4, क्यों 4 की कमी आती है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल खुद हीलियम है। 32 क्वेश्चन नंबर 32 फॉर एग्जांपल ये एक एलिमेंट है एटॉमिक नंबर Z, एटॉमिक मास A, अगर वो रिलीज़ करता है अल्फा को तो अल्फा का मतलब होता है हीलियम, तो इसका मतलब जो भी एलिमेंट बनेगा एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आएगी और एटॉमिक मास में 4 की कमी आएगी। 4 इन कॉम्पटन स्कैटरिंग द चेंज इन द वेवलेंथ इज गिवन बाय कॉम्पटन स्कैटरिंग प्रोसेस, जो है उसमें डेल्टा लैम्डा बराबर होता है लैम्डा नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, दिस वन। और ये लैम्डा नॉट पता है ना क्या चीज़ है, कंफ्यूज नहीं होना, एक फार्मूला जो आप लोगों ने पढ़ा था वो इस किस्म का होता है ना, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। तो जो मैक्सिमम आंसर आता है वो यही आता है एम नॉट सी, इस वजह से इसको लैम्डा नॉट से जाहिर करते हैं। तो डेल्टा लैम्डा एम नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, दिस वन थर्ड वन। के बीटा करेक्टरिस्टिक अल्फा रेज आर प्रोड्यूस ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन होते हैं, जब के बीटा की, याद रखो पहले के अल्फा इमिट होता है फिर के बीटा इमिट होता है। के अल्फा कब इमिट होता है, जब इलेक्ट्रॉन एल शेल से के पर आता है, तो बीटा कब होगा, अगला वाला कब होगा, ठीक है,
कि जब वो एम शेल से एल शेल की तरफ आएगा, एम शेल से एन शेल की तरफ आएगा, फ्रॉम एम शेल टू एल शेल, ठीक है ना। उसे हम कौन सा बोलते हैं, उसे हम कहते हैं के बीटा। हाउ मच 600 ग्राम सैंपल ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर 3 हाफ लाइफ, इट्स हाफ लाइफ ऑफ द सब्सटेंस इज 10 डेज। देखो सिंपल सी बात है कि जब उन्होंने बोल दिया है 3 हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा, तो हमें ये हाफ लाइफ की ज़रूरत ही नहीं थी, बस हमें पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 35, मास है उसका 600 ग्राम, ठीक है। स्टार्ट हुआ 600 से, एक हाफ लाइफ के बाद इसका आधा हो जाएगा, आधा हो गया डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 का मतलब कितना हो गया, ये हो गया 300 ग्राम। फिर दूसरी हाफ लाइफ के बाद, ये पहली हाफ लाइफ हुई, फिर दूसरी हाफ लाइफ हुई, ये रह गया 150 ग्राम, ठीक है। 1 2, तीसरी हाफ लाइफ के बाद ये कितना हो जाएगा, 150 डिवाइड बाय 2, 150 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा 75। अब अगर ऑप्शन देखो तो यहाँ पर 75 तो आ नहीं रहा है, ठीक है। तो लेकिन हाँ 150 आ सकता था अगर यहाँ पे 2 हाफ लाइफ लिखी होती, क्योंकि 600 से एक मरतबा आधा होगा, पहली हाफ लाइफ गुजरेगी तो 300 बचेगा, दूसरी हाफ लाइफ 150 और तीसरी होगी तो फिर 75 हो जाएगा। अब हो सकता है क्वेश्चन के अंदर 2 हाफ लाइफ आना हो, या यहाँ पर करीब तरीन आंसर तो बहरहाल 60 ग्राम नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो देख लेना, बहरहाल तरीक़ेकार यही होता है सॉल्व करने का। EMF यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज़ बेसिकली अ डैश विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्किट, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सिर्फ नाम की फोर्स है, ये एक्चुअली फोर्स नहीं है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बच्चे समझते हैं शायद फोर्स है, ये फोर्स नहीं है, दरअसल ये नाम है एक ख़ास किस्म के पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आर द सेम थिंग, एक लिहाज से कि EMF जो है वो कॉज है और वोल्टेज जो है या पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो उसका इफेक्ट है। 37, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इससे पहले समझा चुका हूँ। इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस अप टू 10 माइक्रोफैराड यूजुअली मेड ऑफ अल्टरनेट लेयर्स ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल्स एंड वेक्स्ड पेपर, ये क्वेश्चन जो है वो उसके अंदर भी आया हुआ था मॉडल पेपर के अंदर। द एवरेज एनर्जी लॉस पर फिशन ऑफ यूरेनियम 235 इज इक्वल टू 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 40, अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक थ्योरी टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोपोर्शनल होती है n के, प्रोपोर्शनल होती है n के स्क्वायर के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है n के, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है n स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर है 4th वन, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है n के स्क्वायर के, ठीक है ना। फॉर्मूला कुछ ऐसा है, En इज इक्वल टू 13.6 कॉन्स्टेंट आता है और अपॉन में आता है n स्क्वायर, और अगर वैल्यू देखी जाए तो नेगेटिव आती है, इस वजह से मैंने कहा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 41, द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, जो मैग्नीट्यूड है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये क्लियरली एक ऑर्डर होता है 0.01 मीटर पर सेकेंड ऑर्डर के, ठीक है ना। ये ऑर्डर है, क्लियरली बुक में ये लिखा हुआ है, तो हमें अपनी बुक को फॉलो करना है। एंड फाइनली क्वेश्चन नंबर 42, द पिक्चर ऑन अ टीवी स्क्रीन बिकम्स डिस्टॉर्टेड व्हेन अ मैग्नेट ब्रॉट टू नियर, जब भी एक टेलीविजन स्क्रीन के करीब मैग्नेट लेकर आते हैं तो स्क्रीन डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। द सेकेंड वन, द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी डिफ्लेक्टेड ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है भाई। सो दैट्स इट। ये कुछ नए MCQs थे, मैंने बोला चलो ये भी आप लोगों को मिल जाए, अच्छा है, अगेन प्रैक्टिस हो जाएगी, बेहतरीन काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप जो है अब क्या काम करो, टाइम तो अब ना होने के बराबर ही रह गया, बिल्कुल समझ लो ख़त्म हो गया है। अब जितनी भी वीडियोस हो गई हैं बस अब इन्हीं के MCQs को बार बार प्रैक्टिस करनी है। MCQ सिर्फ देखनी नहीं होती है, प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है ना, ताकि फाइनल में इंशाल्लाह आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और मेरी दुआएं हैं आप लोगों के साथ, इंशाल्लाह आप लोग बेहतरीन करेंगे, मेहनत कर रहे हो तो अल्लाह ताला उसका सिला भी अता फरमाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफ़िज़।